हाय गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर विजिएटिंग द कंसेंट, यानी कि किसी सम्मति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए देखते हैं फैक्टर विजिएटिंग द कंसेंट में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आइए अगले क्रम में हम लोग देखें फैक्टर विजिएटिंग द कंसेंट। A mere consent is not enough for a valid contract, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सम्मति ही, कंसेंट ही इनफ नहीं होता है किसी वैलिड कंट्रैक्ट के लिए, किसी वैध संविदा के लिए। वन ऑफ द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872, द पार्टीज शुड एंटर इनटू द कंट्रैक्ट विद देयर फ्री कंसेंट। यानी कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में जो बात की गई है, इसमें यह है कि द पार्टीज शुड इंटर इनटू द कंट्रैक्ट विद देयर फ्री कंसेंट, यानी कि उनकी सम्मति, जो पक्षकार संविदा निर्माण करने जा रहे हैं, जो कंट्रैक्ट फॉर्म करने जा रहे हैं, उनकी सम्मति स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। उनकी उनकी सम्मति है, जो उनका कंसेंट है, वह फ्रीली गिवन होना चाहिए, वह स्वतंत्र रूप से उस संविदा के लिए दी गई होनी चाहिए। वेयर द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोयर्सन, undue influence, fraud or misrepresentation, the contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused। यानी कि ऐसे संविदा के पक्षकार जिनकी सम्मति या तो कोयर्सन से प्राप्त की गई है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्राप्त की गई है, या फ्रॉडुलेंट तरीके से प्राप्त की गई है, फ्रॉड करके उसकी सम्मति ली गई है, और मिसरिप्रेजेंटेशंस के द्वारा ली गई है। In such situations, the contract is voidable at the option of the party whose consent was so caused। यानी कि तब जो है उस पक्षकार की इच्छा पर जिसकी सम्मति ऐसे प्राप्त की गई है, वह शून्यकरणीय होगा, वह voidable होगा। Where the consent is caused by mistake, the agreement is void। यानी कि यदि मिस्टेक से उसकी सम्मति ली गई है, कहीं उसके द्वारा भूल की गई है, उस संविदा के नेचर को समझने में, उसके परिणाम को समझने में, उस संविदा के प्रकृति को समझने में, तब उस दशा में वह कॉन्ट्रैक्ट वॉयड होगा। अ वॉयड एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ ईदर पार्टी। यानी कि जो वॉयड एग्रीमेंट होता है, वह किसी भी पक्षकार के इच्छा पर इन्फोर्सेबल नहीं होता है, वह किसी भी पक्षकार की इच्छा पर उसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अब हम लोग सेक्शन 13 देख लेते हैं, जो बात करता है कंसेंट की। कंसेंट मतलब सहमति। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, 2 or more person said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। यानी कि when 2 or more person are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense। यानी कि एक ही वस्तु पर एक ही मतयक होके, एक ही तरीके से वह सोचते हुए, एक ही वस्तु पर एक ही विचार रखते हुए यदि वह अपनी सम्मति देते हैं, यदि वह अपनी सहमति देते हैं, तब वह कंसेंट की कैटेगरी में आता है। तब वह यह कहा जाता है कि उसने अपनी सम्मति दी है। when they are agree and they are consenting on the same thing in the same sense according to section 13 of the Indian Contract Act। अब हम लोग अगले सेक्शन में देखते हैं, जो बात करता है सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, जो बात करता है, जो डिफाइन करता है फ्री कंसेंट को, यानी कि स्वतंत्र सम्मति को। तो आइए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट फ्री कंसेंट क्या होता है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोयर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15। मतलब कहने का यह है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, सम्मति स्वतंत्र कही जाएगी when it is not caused by, जबकि यह caused नहीं है, प्रभावित नहीं है। कैसे? coercion as defined in section 15 of the Indian Contract Act, यानी कि जो
संविदा अधिनियम 1872 की धारा 15 बात करती है प्रपीड़न की। वह प्रपीड़न के माध्यम से उसकी सम्मति नहीं प्राप्त की गई होनी चाहिए। अगला है अनड्यू इन्फ्लुएंस अर्थात असम्यक असर एज डिफाइंड इन सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट मिसरिप्रेजेंटेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। एंड फिफ्थ बात करता है मिस्टेक सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। यानी कि वह भूल से भी प्रपीड़ित, भूल से भी कॉज्ड नहीं होनी चाहिए, भूल के अंतर्गत भी नहीं आने चाहिए, जैसा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20, धारा 21 और धारा 22 बात करते हैं। Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud or misrepresentation or mistake। यानी कि यह प्रिजम्पशन होता है कि यदि उस व्यक्ति के साथ कोयर्सन का यूज न किया गया होता, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज न किया गया होता, फ्रॉड का, मिसरिप्रेजेंटेशन का, अथवा यदि वह मिस्टेक में नहीं रहता तब वह अपनी सम्मति नहीं देता। सेक्शन 16 हम लोग देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। जो क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, वह बताता है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16। यह धारा 16 जो भारतीय संविदा अधिनियम की है, यह सब्स्टिट्यूटेड है, जो 1899 में सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित की गई थी। तो 1899 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखना है कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट की धारा 16 1899 में एक्ट नंबर 6 के द्वारा सब्स्टिट्यूट की गई है, प्रतिस्थापित की गई है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। यानी कि पहला जो सबसेक्शन बात करता है सेक्शन 16 की, वह यह है कि संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है, जहाँ की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, डोमिनेट करने की पोजीशन में है, तब उस स्थिति का उपयोग करते हुए उस दूसरे पक्षकार से ऐसा अनरीजनेबल, अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर फायदा, अनफेयर लाभ प्राप्त किया है, तब यह कहा जाता है कि वह असम्यक असर का प्रयोग किया है। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 बात करता है In a particular and prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in position to dominate the will of the another। यानी कि ऐसे विशिष्ट रूप से और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है, जबकि वह ऐसे पोजीशन में है जहाँ की पहला where he holds a real or apparent authority over the other or where he stands in a fiduciary relationship to the other। यानी कि उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान कोई प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ कोई वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है, फिजिशियरी रिलेशनशिप में है, और उस व्यक्ति पर वह रियल और अपेरेंट अथॉरिटी रखता है, तब यह कहा जाता है कि वह उसे अधिशासित करने की स्थिति में है। दूसरा है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness और mental और bodily distress। यानी कि ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर
आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी रूप से वह प्रभाव पड़ा हुआ है और उस प्रभाव के कारण वह अपनी सम्मति दे रहा है, उस प्रभाव के कारण वह किसी संविदा का निर्माण कर रहा है, तब यह कहा जाएगा कि वह ऐसी सीन में था कि उसकी इच्छा को, उसके विल को किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के द्वारा डोमिनेट किया जा सकता था, उसे अधिशासित करने की स्थिति में वह था। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3, वेयर अ पर्सन हु इज in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on of the adduced to unconscionable the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other। यानी कि जो burden of proof रहेगा कि नहीं ऐसा कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के जब सम्मति प्राप्त की जा रही थी किसी संविदा के निर्माण के लिए, तब ऐसा कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया था, उस व्यक्ति पर होगा जो व्यक्ति उसे अधिशासित करने की स्थिति में था। यानी कि जहाँ की कोई व्यक्ति जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, उसके साथ संविदा करता है और वह संविदा, वह संव्यवहार देखने से ही या दिए गए साक्ष्य के आधार पर लोकात्मा विरुद्ध प्रतीत होता है, वहाँ यह साबित करने का भार कि ऐसी संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी, उस व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था। Nothing in this subsection shall affect the provision of Indian Evidence Act 1872। यानी कि इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसमें एक धारा है 111, जिसको याद रखिएगा, 111 के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अब हम लोग इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को, इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं असम्यक असर को। पहला इलस्ट्रेशन है ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, B during his minority, upon B's coming age of majority obtains, B misuse of the parental influence born from B for greater amount than the sum due in respect of the advance। A implies undue influence। यानी कि इसमें समझते हैं कि इस इलस्ट्रेशन में क्या हुआ था। एक व्यक्ति क है जो एक बच्चे का पिता है, अपने पुत्र को ख, जो ख है, उसकी अप्राप्तव्यता के दौरान धन उधार दिया था। जब ख मेजर हो जाता है, यानी कि उसका पुत्र जो है जब मेजर हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब वह अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उससे उस उधार धन की बाबत शुद्ध धन राशि से अधिक रकम के लिए एक बंध पत्र अभिप्राप्त करता है। तो यहाँ यह कहा जाएगा कि क जो उस पुत्र का पिता है उसके द्वारा असम्यक असर का प्रयोग किया गया है। यानी कि आसान भाषा में समझ लेते हैं कि इसमें एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को कुछ धन उधार दिया गया था। कब? जब वह अवयस्क था, जब वह छोटा था। जब वह मेजर हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब वहाँ पिता के द्वारा एक बंधपत्र लिया जाता है उस पुत्र से, और जितना रुपया उधार उस पिता के द्वारा अपने पुत्र को दिया गया था उससे अधिक धन जो है लौटाने का एक बंधपत्र ले लेता है। तो ऐसा बंधपत्र असम्यक असर के कैटेगरी में आता है। दूसरा इलस्ट्रेशन है अ मैन enfeebled by disease or age is induced by being influenced over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services। B implies undue influence। यानी कि दूसरे इलस्ट्रेशन को हम लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति को रोग या आयु से क्षीण हुए मनुष्य क पर ख जो जब वह बीमार था तब उसकी चिकित्सकीय देख रेख किया करता था।
तो उस चिकित्सकीय देख रेख करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस बीमार व्यक्ति के साथ एक युक्त राशि देने का करार करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। यानी कि जो चिकित्सकीय रूप से उसकी देखभाल कर रहा है उसके द्वारा उस बीमार व्यक्ति से एक अनरीजनेबल राशि लेने के लिए उसे उत्प्रेरित किया गया। उसके बाद जो है वह संविदा किया कि वह एक अनरीजनेबल, एक ऐसी राशि जिसका कोई औचित्य नहीं है, वह चिकित्सक को दे दे। तब यहाँ यह कहा जाएगा कि उसने असम्यक असर का प्रयोग किया है, क्योंकि डिजीज और एज जो है उसकी ऐसी थी कि वह क्या कर रहा है वह खुद जो है उसको नहीं समझ पाता है, लेकिन जो उसकी देख रेख कर रहा है वह उसका मेडिकल अटेंडेंट था, वह उसकी चिकित्सकीय देख रेख करता था। चिकित्सकीय देख रेख के प्रभाव को उसने उसके सामने ऐसे रूप में रखा कि वह अनरीजनेबल दाम देने के लिए, अनरीजनेबल राशि देने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ असम्यक असर का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा इलस्ट्रेशन हम लोग समझते हैं, ए बीइंग इन डेट टू बी द मनी लैंडर ऑफ हिज विलेज कंट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स which appear to be unconscionable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. यानी कि तीसरा इलस्ट्रेशन बात करता है कि क अपने ग्राम के साहूकार ख का ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबंधनों पर धन उधार लेता है जो लोकात्मा विरुद्ध प्रतीत होते हैं। यह साबित करने का भार की संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी ख पर है, यानी कि जो साहूकार है उसके ऊपर है। एक व्यक्ति है जो साहूकार से पहले ही कुछ रुपए उधार ले चुका है, जब उसे दूसरे बार पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उधार की ज़रूरत पड़ती है, तो साहूकार के द्वारा अनरीजनेबल रूप से जो है हाई रेट पर प्रतिशत जो है जो ब्याज का था उसको अत्यधिक ऊंचा कर दिया जाता है। तब यहाँ यदि पहले से उसके पास उधार की राशि थी, दोबारा जब उधार लेने के लिए जाता है तब जितनी प्रतिशत पे पहले उधार दिया गया था उसी के कुछ इर्द गिर्द रहना चाहिए। पता चले पहले वाला उधार 10% पे है और जब एक महीने बाद दूसरी बार उधार लेने गया तो उसका 200% जो है ब्याज लग गया। तब यहाँ ऐसा अनरीजनेबल जहाँ दिखेगा तो चूँकि अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि पहले से उधार लिया हुआ है और ज़रूरत है कि हम दोबारा, तो पहले वाला उधार यदि 10% लिया गया है तो दूसरी बार जब गया है तो 11%, 12%, 15% कर दीजिए, 200% थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं किया गया है, ऐसा भार जो है वह साहूकार के ऊपर होगा, वह साबित करे कि वह अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग नहीं किया था। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को। तो आइए देखें केस लॉ। केस लॉ है पहला मन्नू सिंह वर्सेस उमा दत्त पांडे, 1890 का केस है। तो आइए देखा जाए कि मन्नू सिंह वर्सेस उमा दत्त पांडे के केस में क्या हुआ था। In this case, the plaintiff gifted the whole property to the defendant who was his spiritual guru. यानी कि इसमें एक व्यक्ति जो है अपनी सारी संपत्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु को दान कर देता है। After some time, the plaintiff filed a suit for the cancellation of gift. And कुछ समय के बाद जो है जो प्लेंटिफ था वह एक मुकदमा दायर करता है कि जो उसने दान दिया था अपने आध्यात्मिक गुरु को, उस दान को निरस्त कर दिया जाए, उस दान को कैंसिल कर दिया जाए। In this case, the court held that there was fiduciary relationship between the plaintiff and defendant, and the spiritual guru was in the position to dominate the will of the plaintiff. Hence, the court cancelled the gift. यानी कि इस केस में जो मन्नू सिंह वर्सेस उमा दत्त पांडे का केस है, इसमें यह हुआ था कि एक व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु को दान कर देता है। तो जब अपनी पूरी संपत्ति वह अपने आध्यात्मिक गुरु को दान कर दिया तो दान देने के कुछ समय बाद उसके द्वारा मुकदमा फाइल किया जाता है कि साहब जो हमने दान दिया था
उसमें मेरी सम्मति स्वतंत्र रूप से नहीं ली गई थी बल्कि असम्यक असर से ली गई थी। उसमें असम्यक असर कारित किया गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया गया था, क्योंकि वह हमारे आध्यात्मिक गुरु थे। परलोक सुधारने के लिए प्रभावित होकर उसने अपनी सारी संपत्ति आध्यात्मिक गुरु को दान कर दिया। तो कोर्ट ने यहाँ माना कि चूंकि आध्यात्मिक गुरु और उसके चेले के मध्य ऐसा वैश्वासिक संबंध होता है, इसलिए यदि उस व्यक्ति के द्वारा इस असम्यक असर के प्रभाव में आकर अपनी सारी संपत्ति आध्यात्मिक गुरु को दी गई थी, तब यह गिफ्ट, तब यह दान जो है कैंसिल होने योग्य है और ऐसे दान को माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया, कैंसिल किया गया। दूसरा केस हम लोग देखते हैं जो है वाजिद खान वर्सेस राजा एवज अली खान, 1891 का केस है। आइए देखते हैं कि वाजिद खान वर्सेस राजा एवज अली खान के केस में क्या हुआ था। In this case, an illiterate woman gifted all her property to the manager, and such manager was in position to dominate the will of an illiterate woman. इस केस में क्या हुआ था कि एक अनपढ़ महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, जिसने अपनी पूरी संपत्ति को अपने मैनेजर को दे दिया था। कि मैनेजर देख रेख किया करता था, उसने प्रभाव डाला अनपढ़ महिला के ऊपर कि वह अपनी पूरी संपत्ति उसको दान दे दे, और इस प्रभाव में आकर उस अनपढ़ महिला ने उस संपत्ति को दान कर दिया। तब जो है कोर्ट ने यह माना कि यहाँ मैनेजर जो है ऐसे पोजीशन में था कि वह उसकी संपत्ति को जो है दान में अपने आप को दिलवा सके। इसलिए यदि महिला का यह दावा है कि उसकी सम्मति स्वतंत्र नहीं थी, तब मैनेजर कोर्ट के समक्ष यह साबित करे कि वहाँ उसके द्वारा कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया था। इफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रेजेंट देन सच गिफ्ट विल बी वॉइड। और यदि वह साबित नहीं कर पाता है कि उसके द्वारा किसी तरीके का असम्यक असर प्रयोग नहीं किया गया था, तो उस दशा में यह जो गिफ्ट है वह वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड लिएबल टू बी कैंसिल्ड। और वॉइड डिक्लेयर करते हुए इसे निरस्त कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि क्या प्रभाव होता है यदि किसी के द्वारा असम्यक असर का प्रयोग करते हुए किसी संविदा का निर्माण करवाया जाता है, किसी कंट्रैक्ट को फॉर्म किया जा रहा है, तब क्या प्रभाव होगा, उस संविदा की क्या वैलिडिटी होगी, क्या उसकी वैधानिकता होगी। सेक्शन 19A ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्ट, यानी कि असम्यक असर का क्या प्रभाव होगा वह सेक्शन 19A ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बताता है। तो आइए देखते हैं 19A इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का। Section 19A of the Indian Contract Act, power to set aside contract induced by undue influence. When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. यानी कि undue influence जिसके साथ भी यूज किया गया है, यूज करते हुए उसकी सम्मति किसी संविदा के लिए, किसी करार के लिए ली गई है, तब उस व्यक्ति के विकल्प पर जिसकी सम्मति ऐसे असम्यक असर के द्वारा ली गई है, उसके विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to award it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो असम्यक असर के द्वारा सम्मति प्राप्त करते हुए बनाई गई है, वह उस व्यक्ति के विकल्प पर पूरे तरीके से शून्य हो सकती है, पूरे तरीके से कैंसिल हो सकती है, क्योंकि इसका नेचर वॉइडेबल होता है, यानी कि उस पक्षकार की इच्छा पर है कि उस संविदा को वह शून्य घोषित करा दे। और यदि उसके द्वारा कोई बेनिफिट वगैरह लिया गया है, तब कोर्ट के समक्ष जो है मामला जाएगा और कोर्ट को जैसा उचित लगेगा वह वैसा समुचित आदेश पारित करेगी।
इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे, इफेक्ट ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस। A son has forged B's name to a promissory note, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है अपने पुत्र के लिए, पुत्र के से जो है एक ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स प्रॉमिसरी नोट तैयार कराया जाता है, यानी कि क के पुत्र ने एक वचन पत्र पर ख के नाम की कूट रचना की है, दूसरे का नाम वह कूट रचित किया है। क के पुत्र का अभियोजन करने की धमकी देकर क से कूट रचित वचन पत्र की रकम के लिए एक बंद पत्र ख अभिप्राप्त करता है। यदि ख उस बंद पत्र पर वाद लाए तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकेगा। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि एक सन हैज फॉर्ज्ड B's name to a promissory note. B, under threat of the prosecuting A's son, obtains a bond from A's the amount of the forged note. If B sues on this bond, the court may set aside the bond. यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है यदि ऐसा यह कहा जाता है कि एक फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है और उसको रकम प्राप्त करने के लिए वह यह कहता है कि यदि वह नहीं देगा तो उसके बेटे के खिलाफ वह मुकदमा लाएगा, तब जो है यह असम्यक असर की कैटेगरी में आएगा और यदि कोर्ट के सामने ऐसा मामला जाता है तो कोर्ट इसे सेट असाइड कर देगी। दूसरा इलस्ट्रेशन है, A मनी लेंडर एडवांसेस 100 rupees to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond for 200 rupees with interest at 6% per month. The court may set the bond aside, ordering B to repay the 100 rupees with such interest as may just seem. यानी कि एक साहूकार का एक कृषक ख को 100 रुपये उधार देता है, यानी कि एक साहूकार है जो एक किसान को 100 रुपया उधार देता है और असम्यक असर से ख को, यानी कि जो किसान है, 6% ब्याज पर 200 रुपये का एक बंध पत्र निष्पादित करने को उत्प्रेरित करता है। न्यायालय ऐसे ब्याज सहित जो न्याय संगत प्रतीत हो 100 रुपये के प्रतिसंधाय का आदेश ख को देते हुए बंध पत्र अपास्त कर सकेगा। यानी कि एक साहूकार है जो किसान को 100 रुपया दे रहा है, लेकिन जो वह बंध पत्र ले रहा है उस किसान से उसमें 6% की दर से 200 रुपये वापस करने का है। तो यदि उसमें किसान न्यायालय के समक्ष जाता है तो न्यायालय उचित जो भी ब्याज का दर होगा उसे फिक्स करके 100 रुपये पर वापस करने का आदेश कर सकेगा और जो उसके द्वारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हुए, असम्यक असर का प्रयोग करते हुए 6% ब्याज की दर से 200 रुपये का बंध पत्र लिया गया था, वह बंध पत्र वह अपास्त कर सकेगा। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉड, यानी कि कपट क्या होता है, जो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के धारा 17 में बताया गया है। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।